हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो 2012 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। जीएस 1 जो कि पेपर होता है जिसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसके बेस पे मेरिट भी डिसाइड होती है। और ये घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दी जाती है, इसमें व्याख्या भी बहुत अच्छी होती है। तो इसी पेपर को हम लोग सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2022 का पेपर हम लोगों ने कल की वीडियो में क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक ना देखी हो आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा हुआ है यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर 2012 से 2022 तक, उसमें जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों 2021 का पेपर, पेपर नंबर सेकेंड, जिसमें टोटल ये 12-13 पेपर होंगे। तो इसको हम लोग कवर करेंगे और साथ ही इसमें जो भी नए नए पॉइंट्स मैं बताऊंगा, व्याख्या बताऊंगा, तो उसको आप ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आने वाले पेपर जो आपका 14 मई 2023 को पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है, उसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं, चाहे वो व्याख्या से हो, चाहे ऑप्शन से हो, या फिर सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और घटना चक्र की अगर आप सीरीज करना चाह रहे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहाँ पे भी है दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज प्लस ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज जो यूपी पीसीएस के लिए है। वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको दी जा रही है। और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही जो करंट अपडेट्स हैं वो भी वहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2021 का सेट नंबर है उसको हम शुरू करते हैं। तो आप यहाँ डिस्प्ले पर देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 का प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीएस पेपर 1 है। और आज हम लोगों का ये सेकंड पेपर है। इसी तरीके से हम बाकी 10-11 साल के पेपर को रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से, और इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको दिख सके आपके फ़ोन में या टैब में या लैपटॉप में जिसमें आप देखते हैं। पहला प्रश्न है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में बात कर रहा है ये? एनटीपीसी के बारे में, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है और यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एनटीपीसी की जो इकाई है वो छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं होती है, बल्कि एमपी प्लस यूपी, इसमें जो है कि ये पाया जाता है। पहली चीज़ तो ये सिंगरौली जो है आपका जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन बहुत ही कम आता है। लेकिन हम यूपी में कहाँ देखते हैं? सोनभद्र के नज़दीक देखते हैं, और एमपी में भी ये क्षेत्र देखने को मिलता है। और ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो सिंगरौली में बनाई गई है एनटीपीसी की इकाई, ये हमारे यूपी और एमपी की सबसे पुरानी इकाई मानी जाती है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल दूसरा ही सही है, पहला गलत है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, जबकि इसका संचालन यानी इसको ऑपरेट किया गया था 1982 से। और एनटीपीसी की पहली इकाई है जो सिंगरौली क्षेत्र में 2 राज्यों के जिलों में विस्तारित है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसका एक जिला है सिंधी, और दूसरा है उत्तर प्रदेश, जिसका एक जिला है सोनभद्र। तो मैंने आपको बताया कि जो दक्षिणी सोनभद्र है वहाँ पे सिंगरौली का पार्ट आता है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंगरौली एवं रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, और वहीं विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आता है। तो छत्तीसगढ़ से इसका कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरे 150 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग लगभग 140-135 क्वेश्चन ही करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो पुराने क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि इससे बनने वाले जो आगे प्रश्न हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो उस पर हम लोग डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखेंगे कि 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक या सर्वाधिक रहा। तो हमेशा आप मान के चलिए कि भारत का जो व्यापार है वो प्रॉफिट में चलता है, यूएसए के साथ ऑलवेज चलता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपको, जो 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे आया है केंद्र सरकार का, उसको आप देखिएगा और वहाँ पर देखिएगा कि कौन से देश के साथ हमारा व्यापार सबसे अधिक है। तो जब ये प्रश्न 21 में पूछा गया था, तो हो सकता है 2023 में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोरोना के बाद कौन से देशों के साथ हमारा व्यापार सर्वाधिक रहा है। तो आप वहाँ पर इसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम भारत का एक थोड़ा सा मैप मैं बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, मुझसे देखिए दोस्तों मैप बनता नहीं है कुछ,
तो मैं ऐसी बस आपको जानकारी देने के लिए बना देता हूँ। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम में आपका पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा दिल्ली, यूपी, ये सारा अगर आप पार्ट लेते हैं तो यहाँ पे जो वर्षा होती है शीत ऋतु मतलब जाड़ों में, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो ये किसकी वजह से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ की। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो है कि जब आप देखेंगे यूरोपीय देशों के पास, जो कि यहाँ पे एक भूमध्य सागर नाम का जो है कि एक सागर है, जहाँ पे ठंडी हवाएं उठती हैं और ये जब आती हैं भारत की ओर तो प्रवेश करती हैं और यहाँ भारत में बारिश कराती हैं। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी जो वर्षा की मात्रा होगी वो दोस्तों पश्चिम में सबसे अधिक होगी और पूरब में सबसे कम होगी, यानी कि पश्चिम से पूरब जाते हुए इनकी वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। शीतकाल में नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवातों का भारत में प्रवेश करने के कारण वर्षा एवं तूफानी मौसम का आगमन होता है। इसे पछुआ विक्षोभ भी कहा जाता है और उत्तरी मैदानों में खासकर पंजाब, हरियाणा से बिहार तक शीतकालीन वर्षा का यह प्रमुख कारण रहता है। इससे रबी की फसल को लाभ होता है। अब कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताने हैं 3 एग्जाम्पल जो रबी की फसल के बारे में आप जानते हैं, यानी कि जाड़े में कौन सी 3 फसलें हैं जिनकी खेती होती है, जिनकी बुआई होती है, वो आपको बताना है। क्योंकि अक्सर प्रश्न में दे देता है 4 ऑप्शन और कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है या तो कौन नहीं है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो ये आपको बताने हैं। देखिए व्याख्या से ही यहाँ पे प्रश्न बन जाते हैं। तो व्याख्या से मैंने बता दिया रबी की फसल, तो भाई आपको पता होना चाहिए। अगर 2023 में पूछ लेगा तो आप कैसे इसको सही करोगे? तो फिर यही होगा कि पुराने प्रश्नों की व्याख्या भी पढ़ी लेकिन उसका कोई फ़ायदा निकाला नहीं। और जो मेरा अपना अनुभव है कि कैसे मैंने 2 बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, इस बार फिर से मैं तैयारी में लगा हूँ, तो ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे व्याख्याओं से हम प्रश्न को निकालें, विकल्प से कौन से प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। तो बहुत ही ध्यान से पूरे सेशन को सुनिएगा ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से समझ में आए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? यहाँ पे तो हो जाएगा 8, क्योंकि 8 जिले जो है कि जून 2021 तक शामिल हो चुके हैं। जब हम पढ़ते हैं कि वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो अगला प्रश्न बन सकता है कि आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और इसमें देश के कुल 112 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, जिसमें सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। और ये सभी पिछड़े ज़िले हैं जिनको हमें आकांक्षी ज़िलों के तौर पे विकसित करना है ताकि इनका डेवलपमेंट अच्छा हो सके। अब आप लोग एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में मार्च 2023 तक आकांक्षी ज़िलों की संख्या टोटल कितनी हुई है इंडिया में और यूपी में कितने हुए हैं। अगर संख्या सेम है तब तो आपको अच्छी बात है, अगर संख्या बढ़ी है तो यूपी में कौन से ज़िले बढ़ गए हैं इनको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ साधारण निर्वाचन का मतलब है जो आम चुनाव होते हैं, जैसे अभी 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, अब अगला 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो जब लोकसभा चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, तो उसमें राष्ट्रपति जाके अपना भाषण देते हैं जिसको हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और फिर प्रत्येक वर्ष यानी 2025, 2026, 2027 का जो पहला सत्र आता है, बजट सत्र जिसे हम लोग कहते हैं, फरवरी में शुरू होता है, तो उसमें भी राष्ट्रपति भाषण देते हैं। तो ये बात सही है और ये हमने इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज में समझा भी है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ उसको स्टडी करिए। पूरी इंडियन पॉलिटी वहाँ कवर की गई है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित भी करता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति यह भी बताता है कि उसने संसद के इस आह्वान को क्यों बुलाया, मतलब क्यों वो एक अधिवेशन ले रहा था, तो उसका कारण भी बताता है। इसलिए सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। पढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 87(1) के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को उसके संबंध के कारण से अवगत भी कराएंगे।
अब यहाँ जो प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ आपका नया प्रश्न ये बन सकता है कि जो संसद में जो राष्ट्रपति जी के द्वारा भाषण दिया जाता है संयुक्त अधिवेशन के तौर पे, वो किस आर्टिकल में वर्णित है, तो वो आर्टिकल हो जाएगा आपका 87(1). तो ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए, जो प्रश्न पुराना हो चुका है वो शायद ही होता है कि रिपीट होता है। 10-12 प्रश्न अगर रिपीट हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10-12 से प्रीलिम्स नहीं निकलता है, लेकिन उसके व्याख्याओं से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और आपकी अपने क्वेश्चन जो आ रहे हैं और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर, अगर इन दोनों को सही से टैकल कर लिया जाए तो आई थिंक 95+ या 100+ प्रीलिम्स के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और लास्ट स्टेज में जब प्रीलिम्स आप देने जा रहे होंगे, तो उससे पहले कुछ मैं आपसे अपने अनुभव शेयर करूँगा, लाइव सेशन ले लूँगा वहाँ पर, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब ये बार बार ये प्रश्न पूछा था, हर साल पूछा था। 2022 में भी हमने सॉल्व किया, 2021 में भी देख रहे हैं, 2020 में भी मिलेगा। तो आपको जो पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये पूरे उंगली पे याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए दिमाग में। ये हर साल एक प्रश्न आता है और आप लोग याद नहीं करते हैं, और एक क्वेश्चन हमेशा गलत करके आते हैं। आम चुनाव में मतदान करना यही मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सभी के सभी मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बारे में और जानकारी समझते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई थी, यानी रूस के संविधान से, और मौलिक कर्तव्यों को 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और जिसके लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है, और इसके तहत भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे चल के जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया 11वां मौलिक कर्तव्य, तब जाके 10 से 11 मौलिक कर्तव्य हो गए वर्तमान में। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 11 प्रमुख मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पूरे 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, तो हम उसकी लिस्ट को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ऐसे लंबी होने लगेंगी। अगर आप लोगों को ये देखना है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर इंडियन पॉलिटी, जो भारतीय संविधान की सीरीज चलाई गई है, लगभग 35 क्लास होंगी और 5-6 मैराथन भी होंगी या 4-5, तो वहाँ से आप पूरा इसका रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, इसको समझ लीजिएगा कि ये जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये सारे जो मूल कर्तव्य था, तो ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो ये बहुत ही अच्छा उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही थी लोगों के लिए, जो है कि हॉस्पिटल्स में। तो उस समय एक संस्थान थी IIT बॉम्बे, जिसके द्वारा ये काम किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। यानी कि जो धरसना नमक सत्याग्रह हो रहा था, जो मेरठ का धरसना है, तो वहाँ पर कौन ऐसा पत्रकार था जो इसके बारे में जानकारी दे रहा था। तो वेब मिलर जो है कि वहाँ पर थे। तो पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। मई 1930 में बम्बई में अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने अपनी आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का सजीव वर्णन किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बम्बई में धरसना इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। 21 मई 1930 में सरोजनी नायडू, इमाम साहब, महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल लगभग 2000 कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में धरसना नामक कारखाने की ओर बढ़े और इन पर भीषण लाठीचार्ज हुई, जिसके चलते 2 सत्याग्रहियों की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, यह भी पूछा जा सकता है कि जो धरसना नमक सत्याग्रह था, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन था मुख्य रूप से। तो सरोजनी नायडू यहाँ पे थी, इमाम साहब थे, और गांधी जी के पुत्र मणिलाल, तो इनका भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ से आपको पता रहना चाहिए। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस तरीके की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहती हैं, और साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं टेस्ट सीरीज को लेकर। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जो है कि अपने सुझाव जरूर बताएं हमें। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट जो कह रहा है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकार या मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के नहीं। तो पहला तो गलत हो गया।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर में अगर आप देखोगे कि इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह और इस तरीके से जो है कि देवगौड़ा जी, ये लोग क्या थे, जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय तो राज्यसभा के सदस्य थे। इवन कि कई सारे आज भी मंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव वो नहीं जीत पाए थे। तो ये आर वाला तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ए गलत है, क्योंकि लोकसभा के प्रति केवल उत्तरदायी होते हैं, न कि राज्यसभा के। और आर स्टेटमेंट सही है, तो डी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। और मैंने ये व्याख्या आपको बता दी है, फिर भी पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये प्रोविजन अनुच्छेद 75 के 3 के द्वारा कहा गया है। क्या कहती है? मंत्री संसद के किसी भी सदन से संबंधित हो सकते हैं। संविधान इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता रखता है कि चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, उसे मंत्री बनाना चाहिए अगर वो मंत्री बनने के योग्य हैं। और प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने का और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान करने का हकदार है जिसका वह सदस्य होता है। यानी अगर कोई मंत्री लोकसभा का है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बातें रख सकता है। लेकिन जब किसी मुद्दे पर मतदान करने की बात आती है तो अगर वो लोकसभा से मंत्री है तो लोकसभा में मतदान करेगा केवल, और अगर वो राज्यसभा से मंत्री है तो केवल राज्यसभा में ही मतदान करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है यहाँ पे। तो देखिए, यहीं से व्याख्याओं से क्या होते हैं, प्रश्न आपके रिवीजन होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से जो नए प्रश्न बनने की संभावना होती है वो हम व्याख्या में समझते हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है 27-28 जुलाई 2021। अब ये उस समय का प्रश्न है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उतने पुराने करंट अफेयर्स को नहीं देखेंगे। हमें वर्तमान के 2023-22 में जो घटनाक्रम हो रहा है तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इरिटेटिंग होगा और आपके डिस्टर्बेंस होंगे, टाइम वेस्ट करेगा ये। तो हम लोग केवल वही प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे करंट अफेयर्स में भी ये लगे कि हाँ आगे प्रश्न इससे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो अगस्त कॉम्टे साहब, जिसको समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, इन्होंने ही जो है कि सामाजिक विकास को, सोशल डेवलपमेंट को 3 चरणों में विभाजित किया था। किसमें? पहला था धार्मिक चरण, दूसरा आध्यात्मिक चरण और तीसरा सकारात्मक चरण। इन्होंने अपनी पुस्तक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में विकसित किया था एक विचार, जिसमें इन्होंने कहा था 3 चरणों का विकास होता है सामाजिक विकास में। और ये फ्रांस से संबंधित है, क्योंकि ये फ्रांस के समाजशास्त्री हैं। तो ये इनका आपने तीनों चीज़ें देख ली कि धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण, सकारात्मक चरण, और ये फ्रांस से संबंधित है। इनकी जो पुस्तक का नाम है द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021 में 21-22 में शामिल की गई थी? अब यहाँ पर देखिए, इस बजट में कौन सी योजना शामिल थी, कौन सी योजना शामिल नहीं थी, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब हमें जो बजट पढ़ना है यूपी का दोस्तों, वो पढ़ना है हमें 2023 और 2024 का। देखिए, आप लोग के कमेंट्स आ सकते हैं कि सर ये प्रश्न मत छोड़िए मत छोड़िए, ये सब करा दीजिए। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ है, समुद्र की तरह एकदम गहरा पड़ा है सारी किताबों का ज्ञान, आप सब पढ़ लीजिए। लेकिन प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, जिसमें आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको ये पता चल जाए कि हमें कौन सी चीज़ें छोड़नी है, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने कंटेंट बहुत कम हो जाता है, सिलेबस बहुत कम हो जाता है, और आप इजीली बार बार पढ़ के रिवीजन करते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे प्रश्नों को छोड़ेंगे जो आगे जिसका कोई औचित्य नहीं है। बस यहाँ से यह समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश बजट से 2022 में भी 3-4 प्रश्न पूछे गए, उत्तर प्रदेश के जो बजट 2021 थे उसमें भी प्रश्न पूछे गए, तो 2023 में भी 2023-24 के बजट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम 2023-24 का बजट देखेंगे। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी का है ये, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण? लौंग का जो विकास होता है वो किससे होता है? तो फूल की कली से होता है। तो फूल की कली से जो है कि हमें लौंग प्राप्त होती है। और यहाँ पे समझते हैं हम लोग, लौंग का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सिजीजियम एरोमेटिकम, और तथा यह मिटेरसी कुल का पौधा होता है। यह मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प की कलिका है, यानी फूल की कली से प्राप्त होते हैं। और वो वृक्ष कैसे होते हैं? सदाबहार वृक्ष होते हैं। भारत में मसाला और औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद कर्नाटक और केरल का स्थान आता है, जबकि केरल जो है कि सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है? तो रबर का उत्पादन करता है सबसे अधिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कोको मतलब जो कॉफ़ी होती है, तो लाटविया जो है कि इसका प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, जबकि आइवरी कोस्ट, कैमरून और घाना ये तीनों ही कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो समझते हैं यहाँ पे, जो कोको बीन्स का उत्पादन कोकोआ वृक्ष से होता है, जिसे सुखाकर चॉकलेट बनाया जाता है और इसके अतिरिक्त इसके तेल का इस्तेमाल त्वचा एवं बालों में लगाने तथा खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। विश्व में कोको के 3 सबसे बड़े उत्पादक देशों में सबसे ऊपर आता है आइवरी कोस्ट का नाम, क्योंकि सबसे अधिक कोको का उत्पादन करता है। वहीं दूसरा घाना, तीसरा इंडोनेशिया और कैमरून भी कोको का एक बड़ा उत्पादक देश भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित करता है, यानी कि जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है यानी कि शर्करा होती है, वो क्या बताता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में जो है कि उसे प्रदर्शित किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। यहाँ पर समझते हैं हम लोग, यहाँ पे रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है, जबकि ग्राम प्रति लीटर का उपयोग द्रव्यमान सांद्रता के मापन हेतु किया जाता है। और पीपीएम का उपयोग एक संदूषक यानी कि प्रदूषण के रूप में, जैसे मिट्टी या छोटे कण, जैसे पीपीएम को हम कहते हैं पीएम 10 या 2.5, इन सब की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बच्चे को यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम से जो बीमारी होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन भी नहीं, मिथेमोग्लोबिन भी नहीं। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग इसके ऑप्शन को। तो हमारा तो इसका जो सही आंसर दे रहा है बी दे रहा है, जो मैंने पीछे अभी काट दिया था, मीथेमोग्लोबिनेमिया, यानी इसी को हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और होता क्यों है ये, क्योंकि शरीर में जब ऑक्सीजन का परिवहन रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। जैसे ऑक्सीजन कैसे परिवहित होती है भाई, हीमोग्लोबिन से होती है ना, जिसको हम लोग एचबी भी कहते हैं, यानी हीमोग्लोबिन से जो परिवहन होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का। लेकिन अगर ऑक्सीजन का परिवहन जब घटने लगता है और पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण होता है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं और शरीर नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी की वजह से क्या हो जाता है कि नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है और ये नाइट्राइट लाल रक्त कोश कणिकाओं यानी कि जो आरबीसी होती है में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। और मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, इसलिए यह स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाती है, जिससे बच्चे के जो होंठ होते हैं वो नीले पड़ने लगते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI जो होता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, इसके आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा WPI के आंकड़े जो है कि दिए जाते हैं। और इसका जो व्याख्या क्या कहती है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, ठीक है, और यही आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसके जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो CSO के द्वारा जारी किए जाते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा CPI के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है बायोलॉजी से, बाटुलिज्म क्या होता है। बाटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण या भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण या जल जनित विषैलापन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। समझते हैं यहाँ पे, जो खाद्य जनित बाटुलिज्म एक गंभीर परंतु अपेक्षाकृत दुर्लभ बीमारी है। यह आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थों में बनने वाले शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन बाटुलिनम विषाक्त पदार्थों के अंतर्ग्रहण से होता है। बाटुलिज्म विषाक्तता के 7 प्रकार होते हैं, जैसे AG तक होते हैं, मतलब ABEF मानव में बाटुलिज्म का कारण बनते हैं और शेष स्तनधारियों में एवं पक्षियों में बाटुलिज्म का कारण बनते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। अब देखिए, ये जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न आगे भी पूछा जा सकता है। कैसे, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया गया था। तो इसका जो आपको उत्तर मिले,
उसका उत्तर हो जाएगा शाहजहाँपुर। क्यों? क्योंकि शाहजहाँपुर ही इनका क्या था, जन्म स्थान था। ये शाहजहाँपुर आपके बरेली के पास पड़ता है, ठीक है। और अब आप लोग एक कमेंट बॉक्स में प्रश्न देता हूँ कि अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन सभी को काकोरी डकैती में फांसी मिली थी एक साथ। तो जब काकोरी डकैती में आपसे रामप्रसाद बिस्मिल पूछ लिया गया, तो अगले प्रश्न में यह भी पूछ सकते हैं पेपर में कि रामप्रसाद बिस्मिल प्राणी उद्यान अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका तो सही आंसर हो गया शाहजहाँपुर। तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में उनकी जयंती के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित किया गया और 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था यहाँ पर। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। उन्होंने योगेश चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल के साथ मिलकर अक्टूबर 1924 में एचआरए की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? एचआरए की। और एचआरए के संगठन में क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। और ये जो डकैती हुई थी वो कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 में। और ये काकोरी डकैती कहाँ हुई थी? लखनऊ के पास एक स्टेशन है वहीं पर, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी के साथ इनको फांसी की सज़ा मिली थी और ये चौथे व्यक्ति के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? यहाँ पे लाइकेन है, पफबॉल्स है, शैवाल है, मॉस है। अब यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि क्या हो गया, डिटेलिंग हो गया। वैसे तो देखिए लाइकेन को आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि लाइकेन जो है एक वायु प्रदूषक का सूचक होता है, लेकिन मॉस भी होता है। मॉस क्या होता है? जो काली काली जो काई दिखती है ना, पानी जहाँ पे चिकना कर देता है, ये तटों के समीप, हमारे घरों में भी मिल जाता है कभी कभी, नदियों तालाबों के किनारे, तो ये दोनों ही होते हैं। तो इसलिए लाइकेन और मॉस दोनों वायु प्रदूषण के एक महत्वपूर्ण सूचक हैं। और ये कब पैदा हो, मतलब इनकी मृत्यु कब होने लगती है? यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। और लाइकेन जो है कवक और शैवालों के सहजीवी हैं, यानी कि कवक और शैवाल के बीच की एक कड़ी है जो पेड़ों के तनों और चट्टानों पर पाए जाते हैं। मॉस भी काई की भांति होते हैं, मतलब जो काला काला जो होता है ना, काई जो मिट्टी की तरह होती है जहाँ पे पैर स्लिप कर जाता है, जो चट्टानों एवं पेड़ों की सतहों पर पाए जाते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मॉस समाप्त या कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सी विकल्प माना है। तो आप भी क्या आंसर बताएंगे? देखिए आयोग हमेशा पुराने आंसर को रिपीट कर लेता है, तो इसलिए आपको भी लाइकेन ही बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन की वृद्धि पर क्या कमी होने लगेगी? मॉस की। और सल्फर डाइऑक्साइड की वृद्धि पर लाइकेन की कमी होने लगती है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि लाइकेन पर किस गैस का प्रभाव पड़ता है और मॉस पे किस गैस का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान दिया हुआ है और जनजाति। अलास्का एक स्थान है, अमेरिका का पार्ट है ये। और यहाँ पे कोरियाक लिखा है, ये गलत है क्योंकि ये रसिया का पार्ट है, ये रसिया की जनजाति है कोरियाक। बोर्नियो की बात करेंगे तो यहाँ पे पुनान जनजाति है। अरब मरुस्थल में रुवाला मिलती है। स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स मिलती है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अलास्का में कोरियाक नहीं मिलती। कोरियाक बल्कि अलास्का नहीं, बल्कि कहाँ मिलती है? ये रूस में मिलती है, जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी या चेइलोसिस। तो राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो B2 का होता है और यहाँ से हो जाता है चेइलोसिस नाम का एक जो रोग है उसके बारे में। अगर हम बात करेंगे स्कर्वी की, तो जो दांतों के मसूड़ों से जो खून आने लगता है, इससे ये जो होता है। और ये क्या होती है? विटामिन कैसी होती है? ये विटामिन C होती है। ओके, तो आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए राइबोफ्लोविन जो विटामिन B2 एक तापरोधी और जल में घुलनशील विटामिन है। किसमें घुलती है? जल में। जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को चया अपचय यानी कि उसको पचाने के काम में यूज होती है। इसकी कमी से चेइलोसिस नामक रोग होता है, जिसमें होंठ फटने की समस्या सामान्य होती है। जो सामान्यतः जब पानी की कमी होने लगती है हमारे शरीर में, ग्लूकोज की कमी होने लगती है, तो क्या होता है? हमारे होंठ फटने लगते हैं और हम लोग बहुत सारी क्रीम लगाने का प्रयास करते हैं, वैसलीन या जो भी क्रीम आप लोग लगाते हो, तो ये सारी चीज़। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अब आप लोग यहाँ से 3-4 विश्व दिवस जो है कि याद रख लीजिए। ऐसे प्रश्न पूछता है, जैसे ओजोन दिवस याद कर लीजिए, जल दिवस याद कर लीजिए, पृथ्वी दिवस याद कर लीजिए, जैव विविधता दिवस याद कर लीजिए। तो ऐसे जो है कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है यहाँ से। तो देख लेते हैं।
1994 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का संकल्प पारित किया। इस तारीख को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जो विश्व में सबसे ज़्यादा देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल है। 2021 की जो थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो 2021 नहीं बल्कि अब 2022 की याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 24, मेकॉन्ग नदी के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो पहला पढ़ते हैं, मेकॉन्ग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। बिल्कुल सही बात है, मेकॉन्ग का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से होता है। और मेकॉन्ग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो जी नहीं, दक्षिण कंबोडिया में नहीं होता, बल्कि ये वियतनाम के पास जो है कि इसका क्या बनता है? डेल्टा बनता है। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी होती है, जो लगभग 6 देशों से निकलती है। जैसे तिब्बत से होते हुए, चीन से होते हुए ये आपके म्यांमार से भी आती है, और वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन सभी देशों से होकर ये आती है। आप लोग मैप में देखेंगे तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ही सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेकांग डेल्टा का जो कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में स्थित है, जहाँ मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुँचती है और ये तिब्बत के पठार से निकलती है। और 6 देश कौन से हैं जहाँ से ये प्रवाहित होती है? तो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ से यह होकर गुजरती है। और ये म्यांमार और लाओस के बीच में तथा लाओस और थाईलैंड के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। तो ये आपको याद रहना चाहिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर देखिए, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो प्रावधान है और हमारे स्रोत हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की, तो ये तो हमारे भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से ही लिए गए हैं, तो ये तो सही है। और हमें क्या पूछ रहा है? गलत वाला। तो आगे देख लेते हैं हम लोग कि गलत वाला कौन सा है भाई। फिर अगला दे रहा है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई दोस्तों, बल्कि जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं भारत में। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? केंद्र सरकार को प्राप्त हैं ये शक्तियाँ। और आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे तो ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया से केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं ली गई हैं, बल्कि कौन सी शक्तियाँ ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से? तो ये समवर्ती सूची ली गई है। कौन सी? समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ के प्रावधान, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार आदि कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। कहाँ पे हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल में हुई थी। तो समझ लेते हैं इसको भी। जो जलवायु परिवर्तन पे आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट ऑन चेंज, मतलब कि ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया। साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए यह बाध्यकारी प्रावधान है, और ये एकमात्र ऐसा प्रावधान है जो सभी देशों पर बाध्यकारी भी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे दे रहा है, कार्बन क्रेडिट एक ऐसा परमिट है जो कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। एक क्रेडिट का मतलब हो गया 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। अगर आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाता है तो वो देश अपने देश में क्या करेगा? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है, यानी इंडस्ट्री के माध्यम से। क्योंकि देखिए, जब आप डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं, इंडस्ट्री की ओर बढ़ते हैं, जो कंज्यूमर, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, जब हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं अपने विकास को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि कार्बन क्रेडिट तब मिलेगा जब आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो, तभी आपको ये चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, हम इसको जो है कि लेटेस्ट वाला आपको पढ़ना है। बस इतना जान लीजिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो होती है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो शून्यकाल का जो अर्थ होता है वो होता है 12 से 1 बजे के बीच में। तो ऑप्शन को देख लेते हैं।
प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल, क्योंकि प्रश्नकाल जो शुरू होता है वो 11 बजे से 12 बजे तक चलता है और फिर शून्यकाल चलता है 12 बजे से 1 बजे तक। और ये कहीं से लिया नहीं गया बल्कि ये भारतीय संसद की एक देन है, खुद की देन है। यानी संसद के प्रक्रिया नियमन में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। शून्यकाल वह समय होता है जब संसद सदस्य यानी कि सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं और शून्यकाल के दौरान मुद्दों को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के दिन 10 बजे से पहले अध्यक्ष या सभापति को नोटिस दे देना होता है कि आज हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक रहता है, इसलिए इसे शून्यकाल की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न 29 समझते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो देखिए ये योजना है तो ये आगे भी पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आयु वर्ग 18 से 40 होनी चाहिए, सही है। न्यूनतम हाई स्कूल पास होना चाहिए कम से कम, यह भी सही है। किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। और भारत के किसी भी राज्य के नागरिक होना चाहिए, यह गलत है। जब नाम ही दिया हुआ है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए ही है। और ये कोविड-19 में जो लोग प्रॉब्लम में आए थे यानी कि जिनके रोजगार छूट गए थे, तो उनको सहूलियत देने के लिए यह बनाई गई थी। ओके, और इसमें यह पात्रता थी कि उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, तभी उसे यह जो है कि स्वरोजगार मिल सकता था। अगला प्रश्न है 30 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये तो गलत बात है। सभी के सभी जो विविध अवयव होते हैं, जैसे मान लो एक जैविक घटक हो गए और एक अजैविक घटक हो गए, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तभी ये क्रिया चल सकती है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारी एक्टिविटी का ही तो परिणाम है जो गंगा नदी जैसी पवित्र नदी काली हो रही है, यमुना में काला पानी दिख रहा है, पर्यावरण में इतना प्रदूषण हो रहा है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो मानव क्रिया जो भी हो रही है वो वातावरण को प्रभावित जरूर करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, कि ए तो गलत है और आर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो देखिए भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल, ये तीनों ही प्रारंभिक सदस्य थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती बाद में जाकर जुड़ते हैं। जब 1926 में यह सभा बनाई गई थी पंजाब में, तब उस समय अंबिका चक्रवर्ती नहीं जुड़े थे, लेकिन बाद में जो है कि उनसे जुड़ जाते हैं। और प्रश्न में पूछा जा रहा प्रारंभिक सदस्य यानी कि बनते समय कौन नहीं था, तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। हालांकि तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्न में से किस स्थान पे भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो नगर निगम था वो मद्रास में स्थापित किया गया था 1688 में, और आधुनिक भारत में जो कि मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1876 में कलकत्ता और 1888 में बॉम्बे नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए से संतरा नहीं, विटामिन ए संतरा से कोई संबंधित नहीं, क्योंकि संतरा क्या है, एक खट्टा फल है और खट्टे फल की जो ज़रूरत होती है वो विटामिन सी की होती है, तो विटामिन सी यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसलिए पहला ही गलत हो गया क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि विटामिन सी देखिए नींबू खट्टा फल है, जैसे आपका संतरा, नींबू, आंवला, ये सारे इसी में आते हैं। विटामिन डी कॉड मछली का तेल जो कि मांसपेशियों के साथ साथ आपकी आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और विटामिन B6 जो कि धान का चोकर होता है इसमें आती है। तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या लिख रहा है कि संतरा जो है पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी मिलती है, फॉलेट और कैल्शियम आदि प्राप्त होता है हमें। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील यानी चिल्का झील है कि लोनार झील है या सांभर है या वुल्लर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सांभर झील, क्योंकि ये कहाँ पे है, राजस्थान में, और राजस्थान में क्या होता है, पानी सांभर यानी कि खारे पानी का है। और चिल्का की बात करेंगे तो ये एक लैगून झील है। कैसी झील है दोस्तों, लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रश्न को पूरा क्लियर किया गया है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है ओडिशा में, और जबकि सांभर झील राजस्थान के देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो उपर्युक्त दोनों झील रामसर सूची के अंतर्गत भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 है।
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 267 जो है वो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, जबकि आर्टिकल नंबर 266 जो है वो आपके संचित निधि से संबंधित है। किससे? संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंडेड से। और यहीं पर आपके 266(1) और 266(2), जिसमें एक तरफ जो है कि केंद्र की सूची है, मतलब संचित निधि है, और एक तरफ राज्य की संचित निधि है। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो गया सी। पढ़ते हैं यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद आकस्मिकता निधि के गठन की व्यवस्था कर सकती है और भारत की संचित निधि राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के लिए एक सचिव द्वारा गठित की जाती है। ऐसी निधि में कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा सिवाय ऐसे आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए जिसका विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन संसद द्वारा प्राधिकारित किया जाना लंबित है, यानी जिसके लिए पैसा भी नहीं निकल पाया है उससे बस इस पैसे को निकाला जा सकता है उसके लिए। और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 36, जिसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय पवनों के नाम हैं और स्थान है। तो पढ़ते हैं, लेवेस की बात करेंगे तो स्पेन में मिलता है, ब्रिक फिल्डर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में है, ब्लैक रोलर की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, जबकि सामल ऑस्ट्रिया में नहीं है। तो सामल कहाँ पे है यह देखते हैं हम लोग। आइए, सामल दोस्तों जून जुलाई महीने में प्रवाहित होने वाली एक गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में उत्तर और उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। तो सामल कैसी हवा है? गर्म हवा है जो कि इराक, ईरान में बहती है और इसकी जो गति होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो और निकोलस डाउंटन है। ये आप लोगों को अगर इसका क्रम याद ना हो तो फिर भी शासक तो याद होने चाहिए कम से कम। जैसे अगर हम बात करें विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, ये दोनों ही किसके समय में आए थे? तो ये जहांगीर के समय में आए थे। ये भी किसके समय में आए थे? जहांगीर के। लेकिन रॉल्फ फिच की बात करें तो ये अकबर के समय में आए थे। तो अकबर पहले आएगा कि जहांगीर? तो अकबर वाला ऑप्शन तो पहले आना चाहिए इन दोनों से। और निकोलस डाउंटन को भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम इसके आंसर को और यहीं इसकी व्याख्या हम समझेंगे कि पहला स्टेटमेंट सही है। तो कैसे भाई? विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था और अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो 1609 में यह आ गया। और वहीं रॉल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था जो 1583 ईस्वी में आगरा पहुंचा था और उस समय अकबर का शासन चलता था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और वहीं निकोलस डाउंटन यह मार्च 1615 में भारत आया था और यह भी किसके समय में आया था बताइए? तो यह भी आया था जहांगीर के समय में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। यह प्रश्न बन सकता है इस बार भी, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आइए हम इसको पूरा समझ लेते हैं यहाँ पे कि पहली चीज़, 7 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए एक विधेयक जारी किया जिसका आधिकारिक नाम था उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021। उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार जनसंख्या है। तो ये 2021 का डेटा है, लेकिन मैं आपको वर्तमान डेटा अगर बताऊं तो ये आप नोट कर लीजिए 2.34, या दूसरी भाषा में कहें कि इसको हम कह सकते हैं 2.4। तो 2.4 जो है कि 2023 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। 2.4 जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है, जनसंख्या प्रजनन दर है। और अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 2.2 से घटकर कितनी हो गई? 2.0 हो गई है। तो ये हो गई इंडिया की और ये हो गई आपकी यूपी की। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए कोई मतलब नहीं है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में पूछ रहा है 2021 का। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अभी हाल ही में कौन सा हुआ होगा? अभी आपका जो विंबलडन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन विंबलडन होते हैं, यूएस विंबलडन होते हैं, तो ये आपको चारों याद होने चाहिए कि 2022-23 में कौन इसका विजेता होगा, और नोवाक जोकोविच हैं या राफेल नडाल हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता रहनी चाहिए। तो इसलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, सरसई नावर, समसपुर पक्षी अभयारण्य और सुरेंसर मानसर झील। तो आइए अब इसका जो उत्तर है उसको हम लोग देख लेते हैं
और इस पर भी बात कर लेंगे हम लोग। तो इसका देखिए डी आंसर सही हो रहा है, क्योंकि कह रहा है सुरेंसर मानसर जो झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं और यह नवंबर 2005 में रामसर स्थल में अधिसूचित हुई थी। जबकि बाकी 3 सूर सरोवर आगरा में है, समसपुर पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में और सरसई नावर झील इटावा के उत्तर प्रदेश में हैं और ये सभी झीलें रामसर सूची में अधिसूचित हैं। अगर मैं बात करूं कि दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो दिसंबर 2022 तक आंकड़ा हो गया 75। और जो 75 वाला जो 75 जो है कि रामसर साइट है लास्ट वाली, वो जम्मू कश्मीर की है। उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और जानकारी लीजिए कि तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर साइट हैं, जबकि आपके यूपी में 10 हैं रामसर साइट, जो सेकंड नंबर पे है पूरे भारत में। तो यूपी में रामसर साइट कितनी है, 10 हैं, जबकि तमिलनाडु में कितनी है, 14 हैं। और 75 नंबर पे जो जम्मू कश्मीर की है, उसके कमेंट आपको बतानी है उसके नाम के बारे में। अगला प्रश्न है, पढ़ते हैं यहाँ पे प्रश्न। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगा। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो सही है और पहले स्टेटमेंट गलत है कि 2050 तक उसका उत्सर्जन शून्य तक नीचे लाना है। पहला गलत है, दूसरा सही है, इसीलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको। नेट जीरो का मतलब क्या होता है। नेट जीरो का तात्पर्य होता है उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच का एक संतुलन होता है। यानी कि जितना आपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किया और जितना आपने वातावरण से ग्रीन हाउस गैस को अवशोषित किया, उनके बीच की मात्रा को ही नेट जीरो करना होता है। और ये भी समझिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग को 2050 तक 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 यानी कि नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की। और यह अवधारणा 2015 के पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया। और इसमें जो है कि कॉप कौन सा हो रहा था, COP 21 हो रहा था। कौन सा, COP 21। अगर वर्तमान में भारत की बात करेंगे, जो COP 26 में भारत ने अपना टारगेट सेट किया COP 26 में, जो कि ग्लासगो इंग्लैंड में हुआ था, पंचामृत रणनीति के तहत भारत ने 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं होता है। तो देखिए डेंगू ज्वर, फाइलेरियासिस, मलेरिया, ये सभी के सभी मच्छर से होते हैं। हालांकि डेंगू ज्वर जो है कि वायरस से हो जाता है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन होते मच्छर से ही हैं। लेकिन निद्रा रोग जो होता है, ये जो है कि आपका सीसी मक्खी से होता है और इसका कारक प्रोटोजोआ होता है। डेंगू, मलेरिया और फाइलोरोसिस के जो वाहक होते हैं वो मच्छर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नलिनी गुप्ता भी थी, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी भी थे, लेकिन M.A. अंसारी नहीं थे। तो पढ़ते हैं इसको। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और प्रभाव को, जो बढ़ रहे थे प्रभाव, उसको रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें M.N. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल और सिंगार वेलू चेरियार पर मुकदमा चलाया गया था। और जो यहाँ पे कानपुर में जो स्थापित हो रही थी वो 1925 और एक 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो सबसे अधिक जो है कि परावर्तित करता है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, यानी जो सूर्य की रोशनी जो कि पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी इसका यूज किए बिना वापस भेज देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो से क्या होता है, ये एल्बिडो का मान जितना अधिक होगा उतना ही पृथ्वी पर जो तापमान होगा वो कम होगा, क्योंकि पृथ्वी इस तापमान का क्या करती है, यूज नहीं करती, बल्कि वापस ही भेज देती है। और ताज़े बर्फ से ढकी भूमि, या यूँ कहें कि जो सफ़ेद रंग होते हैं, लाइट कलर, और चिकनी सतह जो होती है, बर्फ़ की सतह तो चिकनी होती है, तो इस पर जो है कि सूर्य की रोशनी ज़्यादा परावर्तित होती है, वापस चली जाती है यहाँ से। अगले प्रश्न को देखते हैं, इकोनॉमिक्स का है। पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल जो बनाई जाती है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थानों की प्रभाविता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, जब तक निवेश नहीं होगा तब तक पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 46 है, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? द क्लॉक इज टिकिंग। तो ये भी करंट अफेयर्स है, विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम है। तो अब आपको वर्तमान में देखना है कि 2022 या 2023। वैसे तो देखा जाए तो ये आपको देखने को मिल जाएगी, प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार आपको देखना है कि 24 मार्च 2023 की थीम क्या है। तो यह प्रश्न आप लोग देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर रहती थी। तो आप बताएंगे कि किसी भी देश की जो सैनिक शक्ति होती है उसी पर ही तो जो है कि शासन मजबूत तरीके से चलता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि आर और ए दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि मुगल सत्ता अपनी सैनिक सत्ता पर ही टिका हुआ था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली सल्तनत का शासन भी टिका हुआ था, वैसे ही यह भी टिका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संघीय शब्द उल्लिखित नहीं है, बल्कि ये जो है कि जो संघ लिखा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल नंबर 1 में लिखा जाता है, या यूँ कहें कि भाग नंबर 1 में। जबकि भारतीय संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता और पंथ निरपेक्षता, ये तीनों ही शब्द वर्णित किए गए हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं? प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। परंतु संघीय जो कि फेडरल वर्ड होता है, ये भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ यानी यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। और प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न है वो मैक्सिमम 2022 के हमने टेस्ट सीरीज में सॉल्व किए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी देखिए प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं कल की क्लास में और आज की क्लास में, बिल्कुल मिलान करने के लिए सेम हूबहू यह प्रश्न रिपीट हुआ। अब जिसने 2021 के प्रश्न को सॉल्व किया होता तो वो 2022 में यह प्रश्न सॉल्व करके आता, बिल्कुल सही। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियो देखिए कल वाली, और उसमें आपको देखने को ये मिलेगा, सेम प्रश्न रिपीट किया गया है। जैसे अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो ये 1977 में आई थी। एल एम सिंघवी की बात करेंगे तो ये 1986 में आई थी। और ये बी आर मेहता जी की समिति जो आई थी, मेहता समिति, ये आई थी 1957 में। और जी वी के राव समिति 1988 में आई थी। तो इस आधार पे हम लोग जो है कि इसको देख सकते हैं सही कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड। तो समझते हैं इसको यहाँ पे। जैसे पहली जो समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति, बी आर मेहता समिति कहते हैं इसको, 1957 में गठित की गई थी और ये 3 स्तरीय पंचायत की बात करती है। जबकि अशोक मेहता समिति जो कि दिसंबर 1977 में गठित की गई थी, ये 2 स्तरीय पंचायत की बात करती है। और एलम संघवी समिति जो कि 1985 में गठित की गई थी, नियोजन की आधारभूत इकाई जिला की सिफारिश करती है। और साथ ही साथ इसी के द्वारा पंचायतों को संवैधानिकता मिली, पंचायतों को क्या हुआ, संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए। तो इन्हीं के सिफारिश पर जो है कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया। और अगला है जी वी के राव जो कि 1986 में गठित हुई थी और संवैधानिक स्थिति इसको प्रदान करने की सिफारिश की थी। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये तो एलम सिंघवी ने कहा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है दोस्तों, ठीक है। तो एलम सिंघवी ने कहा था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 50 है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो ये जापान में है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। और यह पुस्तक हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी साहब की है। और दादा भाई नौरोजी किस धर्म से संबंधित थे? तो ये पारसी समुदाय यानी कि पारसी धर्म के व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, सकोत्रा द्वीप, सकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है और इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, जबकि पहला यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सकोत्रा ओमान का द्वीप है कि नहीं, इसको समझ लेते हैं यहाँ पे।
मुख्य रूप से सकोत्रा द्वीप हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी में स्थित है और यह यमन का प्रदेश है, यानी कि यमन के द्वारा शासित किया जाता है, न कि ओमान के द्वारा। और 2008 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित भी किया गया था। क्यों नामित किया गया था? क्योंकि ये जो द्वीप है अपनी प्राकृतिक विविधता और जैव विविधता के कारण विश्व हेतु सार्वभौमिक महत्व का एक स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया था नोएडा में। यूपी स्पेशल था यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो ये यूपी स्पेशल है कानपुर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में घोषणा की गई थी कि भारत का जो पहला कौशल संस्थान स्थापित किया जाएगा वो यूपी के कानपुर में स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए। देखो, 19 दिसंबर 2016 को कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान यानी IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, यहाँ पे स्किल का मतलब हो गया कौशल, इसकी नींव रखी और यह कौशल विकास मंत्रालय एवं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर के संयुक्त प्रयास से खोला गया। तो अगला प्रश्न यह बन भी सकता है कि ये जो भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में खोला जा रहा है यह किस देश के सहयोग से खोला जा रहा है? तो सिंगापुर। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन बड़ा है तो आइए हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है क्योंकि ये DPSP में वर्णित है। वहीं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की समृद्धि आर्टिकल नंबर 46, ये भी सही है, DPSP में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल नंबर 43A, दोस्तों इसमें नहीं है, बल्कि ये तो गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि 43A नहीं है बल्कि 43B है। क्या है? 43B, क्योंकि 43 जो A है वो ये दिया हुआ है कि जो कार्मिक प्रबंधन होते हैं यानी कि उद्योग होते हैं, इसमें जो कार्मिक होते हैं उनकी सहभागिता बढ़ाने की बात की गई है। और D वाला अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो सभी सुमेलित है, बस केवल C वाला जो है कि सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 43B में इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित जो सूचकांक है, BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो 30 इसकी जो है कि ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं उससे इसका मापन। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि इसमें भारत की 30 सबसे बड़ी सर्वाधिक कारोबार करने वाली जो कंपनियां होती हैं वो सूचीबद्ध होती है। और दूसरी बात ये समझिएगा कि जो ये BSE है जो कि 1956 में विनियमित किया जा रहा है अधिनियम से, तो ये भारत का सबसे पुराना, जो कि 1875 में स्थापित किया गया था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और ये 1875 में स्थापित किया गया था। और इसकी जो रैंकिंग होती है वो S&P के द्वारा संचालित की जाती है। इसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बारे में मतलब इसके द्वारा इसको विनियमित या संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है 57। अब यहाँ पे देखिए G7 की जो मीटिंग्स के बारे में जून 2021 का, तो आपको जून 2021 का नहीं पढ़ना है बल्कि आपको क्या पढ़ना है 2022, और साथ ही साथ अगर 2023 में होता है तो इसको पढ़िए। और ध्यान दीजिएगा इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो G7 तो छोड़िए, G20 का आपको जरूर याद होना चाहिए पूरी एक बारीकी से डिटेल, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सीधे। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST यानी वस्तु एवं सेवा कर के नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो 101वां जो संविधान संशोधन है ये GST से संबंधित है। और GST को जब लागू किया गया था दोस्तों, वो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया। और वित्त मंत्री, ध्यान देने वाली बात है कि वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। अगर हम बात करें 102वां जो संविधान संशोधन है, तो इसमें OBC कमीशन को जो है कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। और 103वां संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे तो 103वां जो संवैधानिक संशोधन है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक आधार पर जो गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात हुई। और 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो आंग्ल इंडियन जो है कि सीटें होती थी लोकसभा में या राज्य विधानसभा में, इनको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका तो सही जवाब हो गया 58 का A, और मैंने चारों ही ऑप्शन आपको डिटेल कर दिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 59, कौन सा LPG का मुख्य अवयव होता है? तो ब्यूटेन इसका जो है कि मुख्य अवयव होता है।
एलपीजी का जो मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। और तरलीकृत जो पेट्रोलियम होती है गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है। इसका उपयोग खाना बनाने, रोशनी पैदा करने और वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एलपीजी की बात कर रहे हैं, यानी एलपीजी कौन सी, जो हमारे घरों में गैस लगी होती है चूल्हे मतलब खाना बनाने के लिए, उसी की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो द्वितीय अवस्था को जो है कि त्वरित अवस्था कहा जाता है। अब यहाँ 61 को समझते हैं। देखिए, जिसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है या जहाँ से कोई प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है, तो उस पर ज़बरदस्ती समय देने का कोई मतलब नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टोपी यानी टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो किस कुल के पौधे से बनता है, तो मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। और ये होता क्या है, तो देखेंगे आप कि जो टापा कपड़ा है बनाने हेतु सहतूत परिवार मोरेसा के पौधों को की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है और ये सहतूत के परिवार से होता है। इसके अतिरिक्त ब्रेड फ्रूट और मकाकी का भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा ही इसी को शक्ति प्राप्त है कि कैसे यूपी पीसीएस के कार्यों का विस्तार करेगी और नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैं ही आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय। लेकिन प्रश्न आता है कि इनको हटाता कौन है, तो इनको हटाने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। इतना ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 321 राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। तो ये जो है कि विस्तार राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे उस टोक्यो ओलंपिक वाले प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक, तो इस पर बात करते हैं हम लोग। तो वैसे तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, तो जैसे पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया, मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बजरंग पूनिया ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। और अगर हम बात करें, यह पदक उन्होंने कजाकिस्तान के दौलत निजाकोव को 8-0 से पराजित करके जीता था। जबकि मीराबाई चानू को सिल्वर पदक मिला था, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था और पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला था, यानी कि कांस्य पदक मिला था। लेकिन आपको 2020 का नहीं बल्कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल याद होना चाहिए, जहाँ पर इन्होंने नीरज चोपड़ा जी ने भी गोल्ड मेडल जीता। ये सारी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अब यहाँ देखिए 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था। तो वैसे तो किया था स्लोए झाओ ने, लेकिन अब आपको 2023 का जो ऑस्कर अवार्ड है, 2022 का, ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे कौन सी मूवी आई है, तानाजी अनसंग आई है, या ये सारी जो मूवीज़ आई हैं अभी, तो इस पर फोकस करिए कि 2022-23 का जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसे मिला है। देखिए, कुछ काम आप लोग भी करेंगे तभी जो है कि काम ईजी होगा और तभी आप लोगों की तैयारी में थोड़ा प्रोडक्टिविटी और थोड़ा सा इफेक्टिव दिखेगा। अगर आप लोग सोचें कि सारा सब कुछ चैनल के माध्यम से हो जाए, तो इसमें क्या होगा, हम तो पूरा एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, लेकिन जब तक आप इसमें एफर्ट अपना नहीं डालेंगे तब तक रिजल्ट पॉजिटिव मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो जो प्रश्न हम पूछते हैं आप लोगों से, तो प्लीज़ उसको ढूंढिए, कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कीजिए। नहीं भी करना है कोई बात नहीं, लेकिन अपनी एक डायरी में नोट करते रहिए, क्योंकि ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। जब आप इन पर एक बार वर्क कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं कहीं पर, तो आपके वो प्रश्न गलत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो पूर्वी तट पे चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील। तो पढ़ लेते हैं इसको। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील होती है और यह खारे पानी की झील होती है। तो पुलिकट झील जो है कि किस नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो चिल्का झील होती है। तो पुलिकट झील चिल्का के बाद आती है। और जो पुलिकट झील की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर श्रीहरिकोटा के बैरिकेड द्वीप पर स्थित है। जबकि उत्तर क्या था हमारा, चिल्का झील, क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी झील है जो ओडिशा राज्य में स्थित है। और ये कैसी झील है, तो ये लैगून झील है। और आगे जो एक और ऑप्शन दिया है, कोलेरू झील की बात करें तो यह ताजे पानी की झील है और यह गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। दूसरी भाषा में कहें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह रामसर साइट भी है।
और किली वैली जो झील दी है ये तमिलनाडु में स्थित है, जो पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूरे भारत की तो हो सकता है तीसरी हो जाए, लेकिन जो दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय का स्थल होता है वो क्या होता है? फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो एल्यूविलाई के द्वारा किया जाता है। गैसीय विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक पहुंच जाती है, और यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्यूविली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, और यह किसकी याद में बनाया गया है? तो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी के महाराज की प्रतिमा है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए बनाया गया है? अभी हाल ही में अयोध्या में जो है कि स्टैचू ऑफ जो है कि मर्यादा पुरुष के लिए बनाई गई है। तो अब आप लोग ये बताइएगा, जिसको हम डिग्निटी भी कहते हैं, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ये किस व्यक्ति के लिए बनाई गई है, या किस कवि के लिए बनाई गई है, या किस गुरु के लिए बनाई गई है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है 68, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो शून्य आवेश न्यूट्रिनो पर होता है। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक कण होते हैं। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और निर्वाण स्थल। ऋषभनाथ की बात करेंगे तो इनको अष्टापद, वासुपूज्य की बात करेंगे तो सम्मेद शिखर, नेमिनाथ की बात करेंगे तो ऊर्जा जयंत, और महावीर की बात करेंगे तो पावापुरी। तो बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वासुपूज्य को सम्मेद शिखर पे निर्वाण स्थल नहीं प्राप्त हुआ था, यानी निर्वाण नहीं प्राप्त हुआ था, तो बल्कि कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये हमें पता रहना चाहिए। तो देखेंगे इनका जो निर्वाण स्थल है वो गिरनार शिखर पे है। कहाँ पे हुआ था? गिरनार शिखर पे। और जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव हैं, जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? तो ये करती है नियंत्रक और महालेखा के प्रतिवेदन की, यानी कि कैग की जो रिपोर्ट आती है उसकी जो है कि रिपोर्ट की समीक्षा करती है। और कैग की बात हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 148 के तहत की गई है। तो बात करते हैं हम लोकलेखा समिति की। लोकलेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है और यह पहली बार इसका गठन 1921 में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसके सदस्य होते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसको और चीज़ देखिए, लोकसभा के स्पीकर को समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार होता है और भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की यह समीक्षा करती है। अगला प्रश्न है 71, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो किसका आवश्यक अवयव नहीं है? मतलब कार्बोहाइड्रेट का, जबकि क्लोरोफिल, डीएनए और आरएनए यहाँ पर पाया जाता है। क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन होता है, जबकि आरएनए और डीएनए में तो नाइट्रोजनी बेस जो होता है, क्षार, वो भी पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कोई भी नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा में इसका सही क्रम बताना है, यानी कि पश्चिम से इधर की ओर जाना है आपको, पूरब की ओर। तो सही हो जाएगा सुमात्रा, पहले सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। और इसी तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा कि जापान का कई बार पूछ लिया जाता है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो इसका जो जापान का होता है वो क्या होता है? होक्काइडो होता है सबसे पहले, फिर होन्शु होता है, फिर शिकोकू होता है और फिर क्यूशु होता है। तो ये चारों जो है कि सीरीज पूछ ली जाती है नॉर्थ से साउथ में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो जो क्रुक्स कांच होते हैं ना, क्रुक्स कांच, ये एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड होता है और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को काटने में भी सक्षम होता है। और इस प्रकार धूप का चश्मा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो इस शीशे के अंदर प्रवेश ना करे और हमारी आंखों पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला प्रश्न है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? बहुत ही कॉमन यूज़ है ये, हम हर घर में देखते हैं कि खीरा नमक काट के जो है कि सही किया जाता है, लेकिन इसको कहते हैं परासरण।
क्या कहते हैं? परासरण। अगर हम खीरे को काटने के बाद उस पर नमक छिड़क दें तो परासरण की प्रक्रिया के कारण यह कुछ समय बाद पानी छोड़ता है। परासरण की प्रक्रिया में नमक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, यानी कि जहाँ पे नमक ज़्यादा है उससे कम की ओर जाने लगता है। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है सुगम्य भारत अभियान। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसको देश के स्तर पे किसने चलाया था? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा 3 दिसंबर 2015 को देशव्यापी अभियान के तौर पे इसे विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 76 है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से? तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है यह आप ताप विद्युत संयंत्र से होता है। तो जो ताप विद्युत संयंत्र से जो काली काली राख जो निकलती है ना, कोयले के जलने के बाद जो ऊपर चिमनी से काली काली राख निकलती है, उसी को हम फ्लाई ऐश प्रदूषण भी कहते हैं। समझते हैं यहाँ पे, फ्लाई ऐश वायु एवं जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारक होता है। कोयला एवं लिग्नाइट आधार पर ताप विद्युत संयंत्र इसके प्रमुख स्रोत हैं। 22 अप्रैल 2021 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था कि सभी ताप विद्युत संयंत्र फ्लाई ऐश का पर्यावरण अनुकूलन तरीके से उनके द्वारा उत्पन्न राख जो फ्लाई ऐश होती है का 100% उपयोग सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पे अदालत-ए-आला की स्थापना की थी? तो लाहौर में की थी इन्होंने। कहाँ पे की थी? लाहौर में। क्योंकि राजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा, एक तो कश्मीर, दूसरा मुल्तान, तीसरा पेशावर और चौथा लाहौर। तो रणजीत सिंह ने न्याय व्यवस्था को कठोर कर रखा था और राज्य की जो सर्वोच्च अदालत का नाम था वो था अदालत-ए-आला और यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक प्रश्न यहाँ से भी हर साल बनता है। तो आप लोग जो 7-8 राज्यों का जो गठन हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश का 1953, तेलंगाना 1963, सिक्किम 1975, तो इस तरीके से जो 10-12 राज्य हैं उनको आप याद कर लीजिए। इसके प्रश्न कई बार घूम फिर के आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, गोवा की बात करेंगे तो गोवा वाले बीच पे हम लोग कब गए थे? 1987 में। तेलंगाना की बात करेंगे तो 2014 में। हरियाणा की बात करेंगे तो 1960 में पंजाब से अलग हुआ। झारखंड की बात करेंगे तो ये आपका सन 2000 में अलग हुआ था। तो इस आधार पे आप इसका कूट मिलाएंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हरियाणा आएगा, फिर उसके बाद आपका झारखंड आएगा, फिर उसके बाद 1 मिनट, पहले ये 4 ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। यानी कि सबसे पहले हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड और फिर तेलंगाना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए, गोवा 30 मई 1987, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो नवंबर 2020 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 80, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटे की अगर हम बात करेंगे तो हापुड़ है, और सबसे बड़े की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा होता है? लखीमपुर खीरी होता है। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन आता है? तो सोनभद्र आता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है? धूलकण। धूलकण होने की वजह से जो वायुमंडल में जो प्रकाश होता है वो फैल जाता है, स्कैटरिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूलकण उड़ते रहते हैं और ये धूलकण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देता है हमें। 82 प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो ये भी बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक सी के निकट कौन नहीं है? तो सीरिया जो है कि ब्लैक सी के निकट नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लैक सी के तट पर उत्तर में यूक्रेन मिलेगा, पूर्वोत्तर में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया स्थित हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, तो हम कहेंगे बिल्कुल रेडियोधर्मिता एक नाभिक तो ही होता है, तो नाभिकीय गुण तो बिल्कुल है। और अगला,
नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाता है? गलत। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर होता है। किस पे होता है? नाभिकीय संलयन पर होता है। किस पे होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन पर जो है कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, ना कि विखंडन पर। तो यह ध्यान दीजिए, दूसरा गलत है और पहला सही है। अच्छा, नाभिकीय संलयन पे और कौन तैयार होता है? तो जो सौर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा, क्योंकि यह भी नाभिकीय संलयन पर होती है। कब? जब हाइड्रोजन के दो अणु आपस में मिलते हैं, यानी कि संलयन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है? हीलियम बनता है और बहुत अधिक मात्रा में एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सूर्य भी किस पे हो गया? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। पढ़ते हैं यहाँ पे, रेडियोधर्मिता पद का प्रयोग एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है जिसमें परमाणु कणों एवं ऊर्जा का उत्सर्जन कर स्वाभाविक रूप से टूट जाते हैं और अधिक स्थायी परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। और आगे देखते हैं, हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो मांडी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आप 3-4 चीज़ें और ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के पास मांडी मिलता है, यहाँ पे चर्चा में आ गया था। तो मांडी मिलेगा आपको। वहीं आलमगीरपुर तो आपने पढ़ा ही होगा, आलमगीरपुर मेरठ के पास। और वहीं हुलास भी आपने पढ़ा होगा सहारनपुर में। और बड़ा गांव, ये सारे स्थल जो है कि पुरातात्विक हैं, तो ये चारों ही यूपी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 61वां संवैधानिक संशोधन जो 1988 में किया गया था। इसके माध्यम से लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। और इसका जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था? 1989 के आम चुनाव में। 1989 के आम चुनाव में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आइए हम संस्थान और अवस्थिति को आगे ही सीधे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधा दिया हुआ है तो हम सीधे देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर दे दिया है, तो आइए हम लोग पहले इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और आगे देख लेते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, अगर भारत के अंदर बात करेंगे इसकी, तो ये बांदा में संबंधित है क्या? नहीं, ये बांदा में नहीं है दोस्तों, बल्कि झांसी में है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस के दौरान कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो सरकारिया आयोग ने ऐसी कमेटी की जो है कि सिफारिश की थी। और अंतर्राज्यीय परिषद से जो संबंधित आर्टिकल है वो आपका 263 आर्टिकल नंबर है। सरकारिया आयोग को 1988 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था जिसमें बी शिवरामन और एस आर सेन ये दो अन्य सदस्य भी थे। इनका जो गठन था वो 1983 में था। और 88 में इन्होंने राजीव गांधी सरकार को रिपोर्ट दी थी और इन्होंने कहा था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद होनी चाहिए, जिसका पहली बार 1990 में गठन किया गया था। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, अब यहाँ पे किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो यहाँ पे 2021 हो चाहे 2022 चाहे 2023, इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो आइए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो बी बताया जा रहा है, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA का एक प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है ये। और सबसे पहले ये 1978 में जारी किया गया था। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इस बार क्या रैंकिंग दी गई है भारत को, ये सारी चीज़ें इससे देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे जैव मंडल है और अवस्थिति है, तो इसको देख लेते हैं। सिमलीपाल की बात करेंगे तो सिमलीपाल आपका हो जाएगा ओडिशा में।
पंचमढ़ी की बात करेंगे तो पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नंदा देवी की बात करेंगे तो उत्तराखंड में, और नोकरेक की बात करेंगे तो मेघालय में हो जाएगा। तो सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में है। पंचमढ़ी कहाँ पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक मेघालय में हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने मिलान कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू जलप्रपात दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, यह भी सही है। और धुआंधार प्रपात ये जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर है, यह भी सही है। लेकिन बूढ़ा घाघ, जो बूढ़ा घाघ प्रपात है जिसको लोध प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है और यह बूढ़ा नदी के पानी पर ही स्थित है, यानी कि कांची नदी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर ही स्थित है। और कहाँ पे है ये? झारखंड में है। अगला प्रश्न है 92, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? यानी कि अपनी आंखों की जो नॉर्मल रोशनी होती है, जो एक एज में, देखो बूढ़े होने पर तो आंखों की रोशनी घटी जाती है, फिर चाहे आप कितना भी विटामिन खिला लो, लेकिन एक उम्र होती है जो आपके 5-6 साल से लेकर जो है कि, या यूँ कहें कि बचपन से लेकर 40-50 साल की उम्र तक जो आंखों की रोशनी होती है, उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो उसका जो हमें सही आंसर मिलेगा वो होगा रेटिनॉल। कौन सा होगा? रेटिनॉल। और रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी रोग यानी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में देखने में प्रॉब्लम होती होगी। क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं और यहाँ पे इसका प्रारंभिक वर्ष है कि कब ये शुरू हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ योजनाओं के हम मैचिंग गलत दिए हुए हैं, तो आइए हम इसकी सीधे व्याख्या में देख लेते हैं बहुत ध्यान से। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुई? 2007 में। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, क्योंकि पीएम आत्मनिर्भर का जो बजट आया था वो भी इसी समय आया था, तो 2021 इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो झारखंड में रांची से शुरू किया गया था 2018 में। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया था कोलकाता में। तो ये इसका मिलान वर्ष हो गया, ये आप देख लीजिएगा। 94 है, ये वैसे तो करंट अफेयर्स का प्रश्न रह चुका है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्या किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था इनके द्वारा। और कब किया गया था? 1967 को विश्व का प्रथम मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण केपटाउन स्थित अस्पताल में किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाएं हैं और उनको काल अनुक्रम में आपको रिपोर्ट करना है, मतलब बताना है। तो जैसे नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे तो 1928 है। शारदा अधिनियम की बात करेंगे तो 1929 है। साइमन कमीशन के गठन की बात करेंगे तो 1927 है। डांडी मार्च की बात करेंगे तो 1930 है। तो अब ये आप यहाँ से क्रम बैठा सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो रहा है इसका? ए हो जाएगा। तो आइए घटना को भी देखते हैं। शारदा अधिनियम दोस्तों ये हरविलास शारदा जी के नाम से बनी है। हरविलास शारदा जी के प्रयासों पर यह बना गया, तो 1929। और ये नेहरू रिपोर्ट में अगर जब पूछा जाता है कि कौन से नेहरू थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिता जो मोतीलाल नेहरू हैं, इनके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई 1928। साइमन कमीशन 1927 और डांडी मार्च जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था अपने 78 लोगों को लेकर, तो 1930 में हुई थी शुरू। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? ये केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया? 24 जो फालतू जो अधिनियम थे इनको हटा के केवल 4 अधिनियमों को शामिल किया गया, यानी 4 अधिनियमों को बनाया गया। तो उसमें पूछा जा रहा है कौन से अधिनियम इसमें शामिल हैं। तो आप देखोगे 1, 2, 4, यानी कि तीसरे को हटा दिया गया है। बाकी न्यूनतम मजदूरी, बोनस भुगतान और समान पारिश्रमिक अधिनियम, इन तीनों को ही इसमें शामिल किया गया है। तो चौथा कौन सा बच गया? तो देखिए मजदूरी संहिता 2019 में 4 श्रम अधिनियमों यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पीसी होता समिति जो सिविल सेवा यानी यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है या सिविल सेवा, उसके सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 2004 में इसको गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 4th नंबर पे आता है।
क्वेश्चन नंबर 99 है, ये भी करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ देते हैं कि विश्व युवा कौशल 2021 की थीम क्या थी। ये आप लोग देख लीजिएगा कि 2022-23 में क्या थीम है। 100 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो वाइकोम सत्याग्रह के बारे में बात कर रहा है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था और महात्मा गांधी जी ने भी इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो भी तो इस चीज़ के विरोध में ही रहते थे। वैसे देखा जाए तो केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर यानी वर्तमान में जो केरल का अंग है कि एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसे वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 का नाम दिया और मार्च 1925 में गांधी जी ने वाइकोम यानी केरल पहुंचकर वाइकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शासक दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं। आप देखोगे राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित है, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, जबकि मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये मालवा से संबंधित नहीं थे बल्कि ये जौनपुर यूपी से संबंधित थे। और ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये सरकी वंश से संबंधित थे। और आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया जा रहा है शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी यानी कि हेड जो इन्फ्लेशन होती है में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। किस पे आधारित होता है, ये सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब आप देख सकते हो कि 2021 और 2022 में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए वो स्टैटिक पोर्शन को रखते हुए पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, CPIC कहते हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉम्बिनेंट। ओके। और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का। इसके 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 17 लोग रहते हैं। और जबकि सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है, तो बिहार का है, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में लगभग 1106 लोग रहते हैं। तो बिहार का सबसे अधिक है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 104 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कटलास एक्सप्रेस 2021 के अभ्यास में कौन शामिल हुआ, तो ये भी जो है कि करंट का प्रश्न है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खनिज अन्वेषण अभिकरण है और यहाँ पे मुख्यालय है, तो ये इसको मिलान करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं मिलान कैसा दिया है। अच्छा, कूट दिया है, तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग अपने आंसर पे। खनिज अन्वेषण अभिकरण जो होती हैं, जो एजेंसियां हैं जो खनिज या माइनिंग से संबंधित होती हैं, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में ONGC कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस काउंसिल, ये जो होता है वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड इसका नाम होता है, ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये नागपुर में है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, नाल्को कह देते हैं, नाल्को कहते हैं, यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर में है। तो ONGC का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न मैंने ऊपर डील भी किया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, विधानसभा महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा सी, कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि जब जांच कर लेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने से संबंधित प्रावधान है। इसके 317 का जो खंड 3 है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार यानी मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि संघीय बजट 2021-22 के अनुसार, तो ये काट देते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पुराने प्रश्नों पे फोकस नहीं करना जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम की भावना होती है, सांस्कृतिक विविधता होती है, या आत्मनिर्भरता होती है, या क्षेत्र होता है।
तो यहाँ पूछा जा रहा है ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं होता है। तो देखिए सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है, क्योंकि उस गांव में एक ही जैसे लोग होते हैं, उनका एक ही जैसा खान पान, एक ही जैसा कल्चर, भाषा, बोली, ये सब एक जैसा होता है। दूसरे गांव से तो अलग होता है, लेकिन अपने ही गांव में लगभग सभी चीज़ें एक जैसी होती हैं। आप लोग भी गाँव से बिलोंग करते होंगे, गाँव में रहते होंगे, तो इन चीज़ों को देख पाते होंगे कि सांस्कृतिक विविधता वहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। बाकी हर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, एक अनवीनीकृत यानी अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? पेट्रोलियम। यानी इसी को पूछा है। अनवीनीकृत का मतलब होता है जिसको हम दोबारा बना नहीं सकते, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे दोस्तों, इसीलिए इसको जीवाश्मिक ईंधन भी कहा जाता है। कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, क्योंकि ये ना तो कभी ख़त्म होते हैं और इनको बनाना भी आसान है। अगला प्रश्न है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन किसने किया? अमीर हसन सिजजी ने, या फिर अगले ऑप्शन को देखते हैं, अमीर खुसरो ने, या जियाउद्दीन बर्नी, या हसन निजामी। तो ख्वाजा अमीर हसन अल सिजजी फवाद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो श्री केसी नियोगी जी थे, लेकिन वर्तमान में जो वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग, कौन सा है? 15वां वित्त आयोग, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एन के सिंह है। ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है आपसे कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एन के सिंह हैं। तो अब यहीं पर आपको 14th नंबर एंड 13th नंबर और कम से कम 12 नंबर, ये तीनों भी आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। यह एक सदिश राशि है, नहीं, यह केवल और केवल अदिश राशि है, सदिश राशि तो है ही नहीं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, द आइडियाज ऑफ जस्टिस, होम इन द वर्ल्ड अ मेमायर और द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। तो चारों ही पुस्तक अमर्त्य सेन की हैं, लेकिन 2021 में जो पब्लिश हुई थी वो होम इन द वर्ल्ड अ मेमायर, ये पुस्तक जो है कि इनकी लॉन्च हुई थी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी भारतीय गंगा नदी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जोंक महानदी की सहायक नदी है जो भारत के ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो जोंक नदी किसकी सहायक हो गई? महानदी की। अगला प्रश्न है, रिंगे लमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो धुआं को मापने के लिए रिंगेलमेन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 116, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है किससे संबंधित है? सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता देने से संबंधित है। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये वैसे तो इसका उत्तर हो जाएगा जेनेट येलेन, जबकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसलिए इसको छोड़िए। आगे देखते हैं, बहुत ही बेसिक और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, फिर भी ये गलत होता है हर बार। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल। अमाशय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए हम इसकी आगे व्याख्या भी पढ़ लेंगे इसी के साथ। यहाँ पे कह रहा है कि दूध में लैक्टोज नामक शर्करा उपस्थित होती है, जिससे दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो बाकी यहाँ पे क्या है, सभी सही सुमेलित हैं, क्योंकि सिरके में क्या मिलता है? एसिटिक अम्ल मिलता है, हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट, और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलता है, जबकि दूध में नाइट्रिक अम्ल नहीं मिलता बल्कि लैक्टिक अम्ल मिलता है। अगला प्रश्न है 119, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स जी के द्वारा की गई थी, और यह 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देना, यानी ओरिएंटल मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना था। 120 प्रश्न को देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है।
अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो आर तो सही है, लेकिन ए गलत है, क्योंकि योग्यताओं का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि संविधान में ऑलरेडी वर्णित किया गया है। तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ए गलत है और आर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्ति के लिए आरंभ की थी? तो ये मजदूरों के लिए थी, स्पेशली ये मजदूरों के लिए चलाई गई थी। अगला प्रश्न 122। निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे, बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, क्या यह कथन सही है कि नहीं? तो हम देखेंगे कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, कि जो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो रमा देवी थी, और पूरे भारत की पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। तो सी आंसर सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे समझते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे और इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी, इनका कार्यकाल 1990 से 90 तक ही था, मतलब कि 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान भारत में 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तो 1986 में। अब ये भी प्रश्न देखिए 2022 के पीसीएस प्रीलिम्स में रिपीट कर दिया गया, सीधे सीधे ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारती और मैत्री अंटार्कटिका का है, दक्षिण में है, मतलब कि साउथ पोल के नज़दीक है। तो यहाँ पर भारती और मैत्री जो है कि चलाए जा रहे हैं अनुसंधान केंद्र। तो देखेंगे यहाँ पे अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान स्टेशनों की स्थापना की गई है, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। अगला प्रश्न है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और यह प्रश्न भी यहाँ पे रिपीटेड प्रश्न है 2022 में। तो इसका सही हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। इको का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी होती है, यानी कि एनवायरनमेंट से संबंधित होता है। तो जो पर्यावरण के अनुकूल होगा उसी को हम इको मार्क दिया जाता है। और ये जो योजना है दोस्तों, यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS क्या हो जाएगा, इसका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इको मार्क योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जनसंख्या में परिवर्तन, यह भी सही है। और विशेषीकृत क्रियाओं और गतिविधियों में श्रम विभाजन होना चाहिए, यह भी बात सही है। और लास्ट है तकनीक विद एवं नौकरशाह, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स की वजह से कोई आर्थिक डेवलपमेंट हो ये जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए के साथ किया गया एक समझौता बताया है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। और मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता स्टेटमेंट दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर्स का है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो कोई सा हो, उससे हमसे क्या मतलब है? हमें वर्तमान में 2023 का देखना है या 2022 का, कि भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें। तो अगला प्रश्न देखते हैं 129। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं, तो इसलिए बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि सातवाहन शासकों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस का मुक्त काव्य गाथा सप्तशती लिखा। किसने लिखा? हाल ने। और सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है,
भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो प्रदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। फरवरी 2021 में नागोजी ओंकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला किस राष्ट्र से संबंधित थी, नाइजीरिया से थी। वैसे तो एक करंट अफेयर्स का प्रश्न था लेकिन फिर भी इनको देख लिया हम लोगों ने। और अब अगला प्रश्न है, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो जिन राज्यों में जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है हमें उसका मिलान करना है। जैसे डोडा बेट्टा की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी की चोटी पे। राजस्थान की बात करेंगे तो गुरु शिखर चोटी हो जाएगी। और नागालैंड की बात करेंगे तो सारामती चोटी हो जाएगी। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो धूपगढ़ चोटी हो जाएगी। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 133, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य तो होते हैं, लेकिन क्या जितने भी आवश्यक विटामिन होते हैं क्या वो मानव शरीर संश्लेषित करता है, तो हम कहेंगे नहीं। बहुत ही एक दो गिने चुने जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं, अदरवाइज वो हमें बाहर से ही मतलब कि फ्रूट्स वगैरह या भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो यहाँ पर हम इसके आंसर को देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा कि पहला गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि मानव का शरीर अपने से सारे उपयुक्त जो मतलब आवश्यक जो विटामिन्स हैं उसका संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रहा है कि कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक जी थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दोस्तों असामयिक रूप से 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और इनसे एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का बहुत सहयोग किया इन्होंने, लेकिन फिर भी उसमें शामिल नहीं हो सके, तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती तिलक जी की। क्वेश्चन नंबर 136 है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं हो सकता, तो धन विधेयक। और धन विधेयक के बारे में अगर जो भी डिटेल्स देखनी है तो आर्टिकल नंबर 110 में कहा गया है कि ये सबसे पहले और एकमात्र लोकसभा में ही जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। और जब ये लोकसभा से पारित हो जाता है तब राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजे जाते हैं और इसे राज्यसभा केवल और केवल 14 दिनों तक ही रख सकती है। उसके बाद या तो इसे वापस भेज दे और अगर नहीं भी भेजती है तो इसे पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनको सही काल क्रम में व्यवस्थित करिए। जैसे गोलकनाथ का जो मामला था वो 1967 में था, केशवानंद भारतीवाद 1973, 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 42वां, तो 42वां तो था 1976। तो आइए हम इसको व्याख्या के साथ देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था, 1967 में ये मामला हुआ था। केशवानंद भारतीवाद 1973 में, 24वां संविधान संशोधन 1971 और 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबल शांति पुरस्कार 2020, तो इसको छोड़िए और 2022 का नोबल शांति पुरस्कार जो मिला है उसको आप लोग याद कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। वैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया, लेकिन अब आपको पुलित्जर पुरस्कार 2022 को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और ये वर्तमान समय के पूछे जाते हैं, पुराने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो क्या स्टेटमेंट सही होगा क्या नहीं, तो जी बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यानी कि तिस्ता पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, तो संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहला कार्य है। और अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। इस अधिनियम ने कार्यकारी व विधायी उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया। यह प्रथम अवसर था, पहली बार था जब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली शुरू की गई थी। तो जो विभागीय प्रणाली थी वो 1861 के अधिनियम से ही शुरू की जाती है। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, यहाँ पे जो फलों को जो भंडारित किया जाता है यानी स्टोर किया जाता है, तो ये लंबे समय तक जो है कि उनको सही रखता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे श्वसन की दर जो होती है ह्रास हो जाती है, श्वसन दर का ह्रास होता है। कैसे? किसी वस्तु का भंडारण काल यानी स्टोरेज लाइफ उनकी श्वसन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। किसी वस्तु को निम्न तापमान पर संग्रहित करने पर श्वसन दर घट जाती है और उसका संग्रहण काल बढ़ जाता है। वस्तु के आसपास ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रताओं पर पर्याप्त नियंत्रण भी श्वसन दर को घटाने में प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यानी बॉटल नेक जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, जैसे काला बाजारी जो होती है, जमाखोरी होती है, तो ऐसे में मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है। यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही वजह से होता है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों ही बातें सही कही गई हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 145 जिसमें ग्रंथ है और उसके रचयिता हैं और इनको हमें मिलान करना है। और दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल ही रिपीट कर दिया गया 2022 में, आप लोग देख लीजिए उठा के, बिल्कुल रिपीट किया गया ये प्रश्न। तो इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। रागमाला पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई है, रस कौमुदी श्रीकंठ के द्वारा लिखी गई है, राग विबोध सोमनाथ के द्वारा, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत है और देश हैं, तो माउंट रेनियर, माउंट एटना, माउंट पेरिकुटिन और माउंट एपो। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो माउंट रेनियर है वो तो आपको यूएसए अमेरिका में मिलेगा, वहीं माउंट एटना की बात करेंगे तो इटली में है, और माउंट पेरिकुटिन की बात करेंगे तो मैक्सिको में है, और माउंट एपो की बात करेंगे तो फिलीपींस में है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत देने की बात की गई थी। और अगला प्रश्न है, यहाँ पे राज्य दिए हुए हैं और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हैं, तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब। तो यहाँ पे सीटों की संख्या है, तो इस तरीके से आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटों की संख्या को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। तो देखते हैं हम लोग कि राज्यसभा में तो 10 सीटें हैं राजस्थान में, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और जबकि पंजाब में 7 सीटें हैं। आइए सेकंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सी दिया है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही हैं। और अब हमारा लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, जो टेस्ट नंबर 2021 का है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मडीरा, मोंटसेराट या एंगुइला। तो मडीरा जो है पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, न कि कैरिबियन सागर में। तो ये तो हो गया आपका सी ऑप्शन। और इसी के साथ इस क्लास को हम लोग करते हैं समापन, और मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ। वो होगा हमारा 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।